हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है जो इजी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो इस लेक्चर के एंड तक आप लोगों को भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लस में हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर करेंगे, तो आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ये जो टॉपिक है वो समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए पहले हम एक बेसिक से चीज यहाँ पर देखते हैं। बेसिक ये है कि जैसे जब हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मीन्स हमारा जो सेल यहाँ पर होगा, जैसे ये सेल यहाँ पर है, हमें पता है कि कोई भी टाइप का सेल हो, सेल यहाँ पे कवर्ड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल यहाँ पर पढ़ते हैं, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, जिस मॉडल के थ्रू मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर डिटेल नॉलेज हमें मिलती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर यहाँ पे कैसा होता है। तो अगर हम एक बेसिक सा यहाँ पर देखिए, मतलब बेसिक अगर देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है बाइलेयर ऑफ लिपिड, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगा। प्लस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन मेम्ब्रेन में इम्बेडेड भी हो सकते हैं या फिर पेरिफेरी पर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम इसके भी अलावा यहाँ पर अगर हम ये चीज देखें कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर हुआ जिसमें ये यहाँ पे इनर लेयर ऑफ लिपिड है, दिस इज द इनर लेयर ऑफ लिपिड। एंड ये यहाँ पर क्या होगा? ये है यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, ये यहाँ पर होगा आउटर लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हम डिटेल में देखते हैं इनर लेयर एंड आउटर लेयर के बारे में। तो अब जो लिपिड है, लिपिड का नेचर यहाँ पे कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, ये हमें पता है। लिपिड हम पढ़ते हैं, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक, और वी कैन से दैट दे आर नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, अब अगर हम ये देखें, मतलब ये जैसे हमारा सेल हुआ, ये सेल के यहाँ पे क्या है? इनसाइड। ठीक है, इनसाइड यहाँ पर होगा, दिस इज द आउटसाइड ऑफ दिस सेल। अब जब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि आउटसाइड टू इनसाइड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर इनसाइड टू आउटसाइड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है। अब सेल को क्या करना है? आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है। अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब इंटरेक्ट कैसे करेगा? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होगी, बाहर से कुछ मटेरियल सेल के अंदर जाता है और सेल से कुछ मटेरियल क्या करता है? बाहर यहाँ पर आता है। तो जब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल देखें कि जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले हैं वो उनका नेचर यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर हो सकते हैं कि कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले हैं। क्रॉसिंग का मतलब है इनसाइड भी वो एंटर करेंगे और वो आउटसाइड भी, मतलब एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ पोलर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। पोलर में भी यहाँ पर हम देखते हैं पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं, पोलर अनचार्ज्ड होगा, और हम यहाँ पर देखते हैं पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हमने अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स है उनका नेचर क्या होगा। उनका नेचर नॉन पोलर हो सकता है, नॉन पोलर, या फिर हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक यहाँ पर बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक हो सकता है। एंड पोलर यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोफिलिक यहाँ पर होगा। बट हाइड्रोफिलिक में भी दो कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती है पोलर में, पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हो सकते हैं और पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखें, मतलब पोलर अनचार्ज्ड और चार्ज्ड का मतलब क्या है? जैसे जब हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होगा शुगर मॉलिक्यूल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, एंट्री एग्जिट ग्लूकोज की होगी। अब ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है बट ये कैसा होता है? अनचार्ज्ड होता है।
और यही अगर हम यहाँ पर देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो वहां पर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फॉस्फेट आया, फॉस्फेट की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। तो अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बन गया, पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। बट यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज हुआ, तो ये पोलर है बट ये अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर हुआ। तो अब मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करेंगे मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर हो सकता है। नॉन पोलर में जैसे यहाँ पर क्या आती है, गैसेस यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे CO2 है, O2 है, N2 है, तो ये सब यहाँ पे क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुए। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, नॉन पोलर यहाँ पर हो सकता है। पोलर अनचार्ज हो सकते हैं, चार्ज यहाँ पर हो सकते हैं। और जो कैटेगरी यहाँ पर आती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को, वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आयंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आयंस में देखो, आयंस में हम क्या देखते हैं, सोडियम आयंस हो सकते हैं, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयंस, ठीक है, ये सब हो सकता है। कैल्शियम आयंस यहाँ पर हो सकते हैं। अब सिंपल सा, अब सेल को क्या है, इन्हीं सब चीजों की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर हो सकता है पोलर मॉलिक्यूल हो, पोलर में अनचार्ज चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, नॉन पोलर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयंस। तो ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स है जो मेम्ब्रेन को क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला है। ठीक है, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हमें पता है कि ये लिपिड बाइलेयर यहाँ पर है। लिपिड बाइलेयर में भी अगर हम यहाँ पे समझें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए हम जो मेम्ब्रेन का नेचर है वो हम क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर इन नेचर, और मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो अब अगर सेल के बाहर यहाँ पर अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पोलर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, चार्ज्ड हो सकते हैं, एंड पोलर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अनचार्ज्ड हो सकते हैं, एंड यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आयंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब मेम्ब्रेन का नेचर यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन का नेचर है नॉन पोलर, मतलब मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब हमें ये चीज पता है कि लाइक डिजोल्व, लाइक कि पोलर में डिजोल्व करता है, नॉन पोलर में डिजोल्व करता है। अगर यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो तो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को इजी क्रॉस करेगा, फटाफट से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। बट यही अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो या फिर पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हो, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में क्या लगेगा, मतलब वो ट्रांसपोर्ट एक तो स्लो रेट पर करेंगे, प्लस में वो मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पोलर है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे कैसा है, नॉन पोलर। अब सेम फॉर थिंग यहाँ पे क्या है, आयंस यहाँ पर है। ठीक है, आयंस का भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा क्योंकि आयंस पर भी क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजी क्रॉस यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखना है ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम यही चीज पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन का नेचर क्या है और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स का नेचर यहाँ पे क्या होगा। तो जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो क्या करेगा, बहुत इजी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो यही से हमारी एक कैटेगरी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की आ जाती है कि जहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। अब पोलर चार्ज्ड अनचार्ज्ड जो यहाँ पे होगा, अब मेम्ब्रेन को तो सब क्रॉस कर रहा है लेकिन डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर होंगे इनके क्रॉस करने के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस करना है तो पोलर मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं जो हेल्प करते हैं आयंस की मूवमेंट के लिए, और जो यहाँ पर हेल्प करते हैं पोलर चार्ज्ड या फिर पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमने एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन में यही सब यहाँ पर देखना है कि नॉन पोलर कौन से टाइप से ट्रांसपोर्ट होंगे मॉलिक्यूल, पोलर चार्ज कैसे जाता है, पोलर अनचार्ज कैसे होंगे, या फिर आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा कि हमें एक्चुअल में देखो ट्रांसपोर्ट को समझना है, तो ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी होंगी। एक तो हमारी मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, इट इज नॉन पोलर इन नेचर, और जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
उनका नेचर क्या है, पोलर है या फिर नॉन पोलर। तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ भी एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, ले सपोज के एग्जाम्पल यहाँ पर आया कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन है या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ट्रांसपोर्टेशन है या फिर गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, तो हमें उससे क्लियर होगा कि वहाँ पे कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो वहाँ पे काम कर रहा है, कौन से टाइप की मेथड से वो मॉलिक्यूल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। या फिर हम यहाँ से एक चीज और यहाँ पे क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब यही से ही हम एक यहाँ पे ऑर्डर भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक ओवरव्यू यहाँ पे समझेंगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हम देखेंगे, बट यहाँ पर हम एक रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक ऑर्डर यहाँ पे समझते हैं। ऑर्डर ये है, मतलब किस बेसिस पे ये ऑर्डर यहाँ पर होगा। ऑर्डर इस बेसिस पर है कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को जल्दी से क्रॉस करेंगे और कौन से ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन को बाद में सबसे लेट क्या करने वाले हैं, क्रॉस यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी सिंपल सा देखो, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया, मेम्ब्रेन का नेचर नॉन पोलर, तो सबसे पहले या फिर जो सबसे जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे मतलब किन मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कितनी जल्दी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे जितने जल्दी उतना जल्दी उनका वहां पे क्या होगा, उतना ज्यादा उनका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर होगी, नेक्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर हमारे पास आएंगे स्मॉल पोलर, स्मॉल साइज के यहाँ पर होंगे, स्मॉल साइज के होंगे बट पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे, स्मॉल पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे लार्ज साइज, लार्ज पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, लार्ज पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होंगे पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे आयंस। ठीक है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या होंगे, आयंस यहाँ पर आएंगे। तो देखो ये ऑर्डर याद रखना है कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो वो इसी रेट से क्रॉस करने वाला है। अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो हमें रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी डिफ्यूज करेंगे, बहुत जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वहां पे स्मॉल साइज के पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल का हमें ट्रांसपोर्ट रेट क्या मिलेगा, हमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे या फिर आयन से बात करेंगे, लेकिन नॉन पोलर से थोड़ा कम उनका ट्रांसपोर्ट रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लार्ज पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिर पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में भी यहाँ पर पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे, और सबसे एंड में जो हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखना है कि किस ऑर्डर से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, लेट्स सपोज उन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए कि जैसे CO2 गैस है या फिर क्या है N2 गैस है। ठीक है, CO2 गैस यहाँ पे दे दी और कुछ भी 2-4 मॉलिक्यूल्स का नाम वहाँ पे दे दिया, जैसे CO2 है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या दे दिया, ग्लूकोज यहाँ पे दे दिया, ग्लूकोज यहाँ पे दिया, या फिर यहाँ पे क्या दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे दिया, क्या यहाँ पे सोडियम आयंस दिया, या फिर क्या दे दिया, पोटेशियम आयंस। 4 ऑप्शंस ऐसे मेंशन होंगे। अब उसमें से आपको ये बताना होगा कि इन चारों मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होगा, या फिर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन को सबसे फास्टर रेट पर क्रॉस करने वाला है। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर बहुत जल्दी मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करेगा। तो अब जैसे अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो वहां पे ये देखना है कि पहले हमें पता है कि नॉन पोलर जल्दी ट्रांसपोर्ट करेगा, नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर होती हैं, तो नॉन पोलर यहाँ पे आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि CO2 यहाँ पर होगा जो सबसे फास्टर रेट पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर यहाँ पर है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कि लार्ज पोलर साइज लार्ज पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है या पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, मतलब इनमें से रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हमने इतना समझा कि हमें पता है कि मेम्ब्रेन का नेचर हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट हमें ये चीज पता है कि जो मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे उनका नेचर क्या हो सकता है, पोलर अनचार्ज्ड, पोलर चार्ज्ड, नॉन पोलर एंड आयनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकता है जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, और वो किस रेट से ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर उनका ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है।
सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होगा अब जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स हमने देख लिया। अब हमारा यहाँ से एक्चुअल में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे जब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ये बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। वन इज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वन इज स्पेसिफिक एंड सेकेंड इज बल्क ट्रांसपोर्ट। तो अभी हम एक टेबल कर रहे हैं, फ्लो चार्ट कर रहे हैं, और आपको इसको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दो टाइप का, स्पेसिफिक एंड बल्क। अब बल्क का जैसे हमें मीनिंग पता है, बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। ये होता है लार्ज क्वांटिटी, मतलब क्या होगा? बल्क ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब मेम्ब्रेन के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो अपनी लार्ज क्वांटिटी में मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, जिसे बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सो एंड एंडो। एक्सो एंडोसाइटोसिस जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, एंडो मीन्स एंटर करना, एक्सो मतलब एग्जिट करना। अब जैसे जब ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर करेंगे, ये से वेसिकल्स बनती हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सो में रिवर्स हो जाएगा, जब ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे सेल को, तो एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो एक्सो हमारा एक सेपरेट कंसेप्ट होता है, बट एक्चुअल में वो भी ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होता है। बट वो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या है? बल्क ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें लार्ज क्वांटिटी के माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हम एंडोसाइटोसिस में, जैसे हम अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। अब अमीबा में क्या होता है? फूड इनटेक करता है। फूड इनटेक में वहां पर सिंपल सा क्या होगा? सूडोपोडिया बनेगा, तो वो एक्चुअल में वहां पर क्या हो रही है? एंडोसाइटोसिस। बट वहां पर भी सूडोपोडिया के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आता है। अब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में होगा कि जब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन होगी। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे कि अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, कोई CO2 को क्रॉस करना है, तो स्पेसिफिक हुआ CO2 की ट्रांसपोर्टेशन। अगर मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को क्रॉस करना है, तो जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इट इज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अब ये जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है, दिस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। ये यहां पर होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एंड यहां पर ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्पेसिफिक में पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पर होगा। अब पैसिव सबने एक चीज यहां पे कॉमन सबको पता है, पैसिव में होगा नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नो ATP, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम पैसिव, कि जब एनर्जी यूज नहीं होती मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर यहां पर ATP यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, ATP यूटिलाइजेशन, या फिर हम सिंपल सा बोले एनर्जी यूटिलाइजेशन, क्योंकि ATP एनर्जी के लिए यूज की जा रही है, तो जब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तब वहां पर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव जब ATP की रिक्वायरमेंट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्टिव का मतलब होगा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझेंगे। देखो जैसे ये क्या है, देखो जैसे ये यहां पर क्या होगी? ये मेम्ब्रेन यहां पर है, ठीक है, तो ये यहां पर क्या है? इनसाइड हुआ, दिस इज द आउटसाइड। ठीक है, अब यहां पर आउटसाइड में यहां पर कोई मॉलिक्यूल है और यहां पर इसकी हाई अमाउंट यहां पे प्रेजेंट है। आउटसाइड दिस सेल ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड इनसाइड दिस सेल ये मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट है?
लो अमाउंट में प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट आउटसाइड दिस सेल, और जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा कहाँ पर, इनसाइड दिस सेल। अब सिंपल से देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है। अब एक तो ये मॉलिक्यूल कैसे कर सकता है, अपने हाई अमाउंट टू लो अमाउंट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हाई टू लो की तरफ कर सकता है, एक ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो सकता है इस मॉलिक्यूल की, और एक ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो सकती है कि ये अपने लो टू कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करे, हाई की तरफ, लो अमाउंट टू हाई अमाउंट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हाई टू लो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल और लो टू हाई, तो किसी भी मॉलिक्यूल की हाई टू लो ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है और लो टू हाई भी ट्रांसपोर्ट वो कर सकता है। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जब हम हाई टू लो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, कि जब वो जहां पर ज्यादा प्रेजेंट है, हाई से लो की तरफ जब ये जाता है, तब यहाँ पर होता है कि कोई भी एटीपी की या फिर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नो एनर्जी यूटिलाइजेशन, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। कैसे, कि जब हाई से लो की तरफ जाना तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल खुद से पास कर सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली भी ये प्रोसेस कैसे, इट इज द फेवरेबल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब सेल खुद से करेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होती हैं कि जहां पर किसी भी एनर्जी को देना नहीं पड़ता, सेल ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसेस करता है। तो जब हाई से लो की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा, देन इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्लस में इट इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी देने की जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट जब हाई टू लो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब ये हाई टू लो की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज यहाँ पर होता है जब हाई टू लो की तरफ आता है। अब दूसरा, अगर हम इसके अपोजिट बात करें, अपोजिट क्या है, लो टू हाई की तरफ जाना है। अब लो टू हाई की तरफ मतलब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी कम से ज्यादा की तरफ जाना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पे क्या है, दिस इज द थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कहीं पर भी लो टू हाई की तरफ जाना, इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें किसी हाइट से नीचे की तरफ आना हो तो बहुत इजी है आना, लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो बहुत टफ होगा। सेम प्रोसेस, अगर हम हाइट टू लो की तरफ आ रहे हैं, किसी हाइट से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर हमें वो फेवरेबल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी वहां पर। लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा तो हमें वहां पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस हाइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हुई, हमें क्या देना पड़ रही है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल बोलते हैं, कि जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर ये जो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। सेम मीनिंग होता है नॉन स्पॉन्टेनियस एंड थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल एंड यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस, सेम मीनिंग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी यूज होगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर हमें एनर्जी रिलीज होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करेंगे। अब इसी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, यही जो प्रोसेस है इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोला, और ये जो प्रोसेस है इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्टिव। कि पैसिव एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है, हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। एक्टिव इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस, यहाँ पर लो टू हाई की तरफ मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर मूवमेंट हाई टू लो है, मतलब यहाँ पर हो रहा है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर होगा डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा, और यहाँ पर लो टू हाई की तरफ है तो ये यहाँ पर क्या होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा अपहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल को और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और ये यहाँ पर होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब देखो एक चीज यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अपनी लो टू हाई की तरफ जाना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिव प्रोसेस हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर उसे हाई टू लो की तरफ जाना है तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। तो वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं, एनर्जी इनफैक्ट वहां पे रिलीज होगी। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैसिव। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है। स्पेसिफिक में यहाँ पर हम आयंस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। तो अब इन मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है स्पेसिफिक होगा और ये मॉलिक्यूल्स पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये मॉलिक्यूल एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो पैसिव एक्टिव दोनों टाइप से इन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हाई टू लो भी मूव कर सकता है एंड लो टू हाई भी मूव कर सकते हैं। तो अभी हमने एक बेसिक सा समझ लिया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव यहाँ पर क्या होता है। तो अगर हम इसका और थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देखें तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, हम जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ये यहाँ पर होता है फर्दर 3 टाइप का। ठीक है, फर्दर 3 टाइप का यहाँ पर होगा, जिसमें एक हमारा यहाँ पर आ जाता है ओस्मोसिस, ओस्मोसिस करते हैं। एक यहाँ पर होगा सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड यहाँ पर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो 3 थर्ड टाइप हुआ, थर्ड यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो 3 टाइप का यहाँ पर है। फर्स्ट इज ओस्मोसिस, सेकेंड इज सिंपल डिफ्यूजन, थर्ड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ओस्मोसिस जनरली डिफ्यूजन ही होता है बट ये वाटर का होता है, तो हम स्पेसिफिकली वाटर के लिए हम ओस्मोसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो ओस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें देखो जो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं, मतलब आगे। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये फर्दर कैसे हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है वाया, इट कैन बी वाया कैरियर प्रोटीन्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी वाया कैरियर प्रोटीन्स एंड इट कैन बी वाया चैनल्स। ठीक है, अभी हम चैनल कैरियर प्रोटीन्स का भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि चैनल्स और कैरियर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इस टाइप का डिफ्यूजन होता है जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो देखो सिंपल कुछ नहीं है, अगर हम एक बेसिक से चीज समझें, अगर हम डिफ्यूजन की प्रोसेस देखें। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस नॉर्मली सबको पता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करता है, अपने हाई टू लो मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ये टाइप है, हाई टू लो मूव करेंगे। सेकेंड, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जब एक जगह से मॉलिक्यूल्स दूसरी जगह पे डिफ्यूज कर जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब डिफ्यूजन में क्या है कि यहाँ पर किसी भी टाइप के प्रोटीन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे मेम्ब्रेन को वो मॉलिक्यूल इजी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन को इजी क्रॉस कर सकते हैं या फिर इजिली डिफ्यूज आउट हो सकते हैं। जैसे हम सिंपल सा देखते हैं ना कि अगर हम नॉर्मली एक एग्जांपल भी देखते हैं कि अगर हमने कहीं पे एक मतलब एक रूम के कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई तो उसका क्या होगा, उसका जो स्मोक है वो क्या करता है, मतलब उसके फ्रेग्रेंस पे या फिर स्मोक भी वो क्या करता है, एक कॉर्नर से पूरे रूम में क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो वो भी एक टाइप का क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। तो मेम्ब्रेन के अराउंड भी, मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी डिफ्यूजन होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से बहुत फास्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और कहाँ पर पहुंच जाएंगे, सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो पैसिवली डिफ्यूज आउट करते हैं, तो उन्हें किसी भी टाइप के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब डिफ्यूजन, अब देखो डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पैसिव है, हाई टू लो मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एनर्जी, बस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को मतलब मेम्ब्रेन के अराउंड वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, पोलर हो सकता है, पोलर चार्ज हो सकता है, पोलर अनचार्ज हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन को बहुत जल्दी इजी क्रॉस करेंगे,
अब मेम्ब्रेन को तो वही वाले मॉलिक्यूल जल्दी क्रॉस कर सकते हैं ना जिनका खुद का नेचर नॉन पोलर होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर भी क्या है, नॉन पोलर। तो जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर एनवायरनमेंट को क्रॉस करना है, वो फास्टली मूव करेगा, फटाफट से मूव करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन। ठीक है, कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे अपने हाई टू लो, और वो बहुत फास्टर रेट पर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर होगा। अगर हम यही पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, यही हम पोलर की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाता है, या फिर क्या होंगे, आयंस यहाँ पर होंगे। तो पोलर या फिर जो आयंस होंगे, अब उनको मेम्ब्रेन को क्रॉस इजी इतनी जल्दी से नहीं कर पाएंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस। तो उनको क्या चाहिए, उनको हेल्प चाहिए। हेल्प किसकी चाहिए, उन्हें चाहिए मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनकी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो अब पोलर और आयंस इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, या फिर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड होगा या फिर एक्टिव। तो फैसिलिटेटेड और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये होता है प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, प्रोटीन्स यहाँ पर होंगे, प्रोटीन आएगा ही आएगा, प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पर होंगे। बस डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बट वो एनर्जी को यूज नहीं कर रहे। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट उनको साथ में एनर्जी भी चाहिए, एटीपी भी वहां पर चाहिए। ठीक है, एनर्जी भी वहां पर, यूटिलाइजेशन वहां पर होगी। तो फैसिलिटेटेड और जो एक्टिव है इन दोनों में सिमिलरिटी कि वहां पर प्रोटीन की जरूरत है, डिफरेंस यहाँ पर एटीपी नहीं है, एनर्जी नहीं है, यहाँ पर एटीपी है, यहाँ पर हाई टू लो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पर लो टू हाई ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स पोलर, नॉन पोलर, ये सब मॉलिक्यूल हो सकता है। नॉन पोलर फटाफट से डिफ्यूज करेंगे तो पैसिव में आ जाएगा। पोलर और आयंस को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे वो विदाउट एनर्जी भी कर सकते हैं, विद एनर्जी भी कर सकते हैं। विदाउट एनर्जी करेंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, विद एनर्जी करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हमने ये बोला कि जब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो प्रोटीन यहाँ पर है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, अब ये प्रोटीन यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, चैनल हो सकता है, एक यहाँ पर क्या हो सकता है, कैरियर प्रोटीन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब देखो चैनल एंड कैरियर प्रोटीन क्या होंगे। अब सिंपल सा देखो, अब प्रोटीन भी देखो क्या करेगा, जब ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा ना, ये दो चीजें यहाँ पे कर सकता है। एक तो ये क्या कर सकता है, प्रोटीन यहाँ पर एक पोर बना दे। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे क्या बना दे, पोर। ठीक है, एक मतलब प्रोटीन के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया, स्पेस को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पोर। ठीक है, स्पेस क्रिएट हुआ। अब इस स्पेस से यहां से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इजी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा समझो, सिंपल सा क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन ने यहाँ पे क्या किया, इस प्रोटीन ने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया। अब इस स्पेस से जो पोलर मॉलिक्यूल है या फिर जो आयंस हैं वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पेस बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, पोर यहाँ पे बोल दो। तो एक तो ये तरीका है प्रोटीन का कि जिससे वो हेल्प करेंगे पोलर एंड आयनिक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बाइंड करेगा यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पर ये बाइंड किया पोलर मॉलिक्यूल के साथ या फिर आयंस के साथ बाइंड किया। फिर ये जो प्रोटीन होगा, मतलब ये जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर हुआ या फिर ये जो प्रोटीन है, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुई कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, मतलब इसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस यहाँ पर हुए, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से अब इसने ये जो मॉलिक्यूल था इसको आउटसाइड से लिया और उसको कहाँ पर लीव कर दिया, इनसाइड में। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस समझो। डिफरेंस देखो क्या है कि यहाँ पर तो जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर रहा, वो अपने पोलर मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ बाइंड नहीं कर रहा, उसके लिए एक स्पेस बना रहा है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि वहां पर जो प्रोटीन है मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होने के बाद आउटसाइड से उसने मॉलिक्यूल को लिया, अंदर की तरफ वहां पर उसको क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो प्रोटीन दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। तो जब कोई भी प्रोटीन स्पेस बनाता है, एक पोर बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे चैनल्स। ठीक है, चैनल बनाएगा।
एक एरिया बनाएगा, एक रास्ता देगा, चैनल। और जब कोई मॉलिक्यूल खुद से ट्रांसपोर्ट करेगा, खुद बाइंड करके फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो तभी देखो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप से यहाँ पर हो सकता है। दो टाइप से मतलब कि प्रोटीन दो टाइप से यहाँ पर हो सकता है जो हेल्प करेंगे पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में। एक वो चैनल बना के कर सकते हैं, दूसरा वो कैसे कर सकता है यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, कि या तो खुद वो लेकर जाएंगे मॉलिक्यूल को या फिर उनके लिए क्या कर देंगे, रास्ता बना देंगे, एक पोल एक स्पेस वहां पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ पर क्या है ना, हमने जैसे यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की ना, अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने अभी क्या चीज बोली थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी तो प्रोटीन चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्टिव में भी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर जो प्रोटीन आते हैं वो होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स होंगे। अब देखो इस चीज को समझना, प्रोटीन दो तरीके से हेल्प कर सकता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में, एक वो चैनल बना के कर सकता है, दूसरा कैरियर प्रोटीन के थ्रू कर सकता है। अब जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आता है और कैरियर प्रोटीन हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आता है। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में, वो किस फॉर्म में करता है, कैरियर प्रोटीन में। तो चैनल्स हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चैनल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं आएंगे। चैनल सिर्फ किसका पार्ट है, वो सिर्फ पैसिव का पार्ट है, लेकिन कैरियर प्रोटीन एक्टिव का भी पार्ट होगा और वो पैसिव का भी होगा। डिफरेंस ये होगा, यहां पर कैरियर प्रोटीन एटीपी को यूज नहीं कर रहा, यहां पर जो कैरियर प्रोटीन है वो क्या करेगा, एटीपी को यूज करेगा। ठीक है, जैसे देखो अभी जैसे हमने ये वाला जैसा हमने किया, ये हमने कैरियर प्रोटीन देखा, अगर यहीं पर ही ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट अगर ये साथ में एटीपी को यूज कर ले, ठीक है, साथ में एटीपी को यूज करे, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट बनेगा। और जब कैरियर प्रोटीन एटीपी को यूज करते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं पंप। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, इन्हें पंप बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन होते हैं एटीपी को यूज करेंगे, प्लस में वहां पर क्या होता है, पंप। तो देखो सिंपल सा, चैनल्स आया, कैरियर प्रोटीन्स आए और हमने यहाँ पे क्या देखा, पंप। तो है कुछ नहीं, प्रोटीन ही है, बस प्रोटीन अपने अलग अलग तरीके यहाँ पे कर रहा है। चैनल हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, कैरियर प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों का पार्ट है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसी कैरियर प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, पंप बोल देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है, पंप यहाँ पर होगा। अब देखो ये जो कैरियर प्रोटीन है इसी को हम परमेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, परमेसेस होगा। अब एक चीज याद रखना, कैरियर प्रोटीन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये एक्टिव भी हो सकता है और ये पैसिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन देखो, यहाँ पर किसका, ये एक्टिव का यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं पंप। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, पंप यहाँ पे बोलेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप का हो सकता है, कैरियर प्रोटीन और यहाँ पर चैनल्स के थ्रू हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंप यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे हम, यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर है, ठीक है, कि जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर होंगी, कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। ठीक है, हमें जनरल कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला कैरियर प्रोटीन हो या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला कैरियर प्रोटीन हो। ये यहाँ पे कैसा होता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिपोर्ट और एक होता है को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर होगा। यूनिपोर्ट का मतलब होगा कि ये जो कैरियर प्रोटीन है ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यूनि में क्या हो जाएगा, सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा जब ये कैरियर प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। को में क्या होगा, को मतलब दो मॉलिक्यूल की साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, एक साथ करेगा।
तो को ट्रांसपोर्टर फर्दर यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सिम्पोर्टर्स, ठीक है, और ये हो सकते हैं एंटीपोर्टर्स। तो ये सिम्पोर्टर हो सकता है, एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या होगा कि ये जो कैरियर प्रोटीन है, जब यहां से मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर यहां पर क्या होंगे कि जब मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपोजिट, कि अगर एक कैसे कर रहा है आउटसाइड टू इनसाइड है, तो दूसरा यहाँ पे क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड होगा, ठीक है। तो एक अगर इनसाइड टू आउटसाइड तो दूसरा आउटसाइड टू इनसाइड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्टर्स। और ये यहाँ पे क्या है, सिम्पोर्टर्स। और ये यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स, ये तीनों पैसिवली भी हो सकते हैं और ये तीनों एक्टिवली भी हो सकते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स को पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये मॉलिक्यूल को एक्टिवली मतलब एटीपी को यूज करके भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन हमारे दो टाइप के होते हैं, यूनिपोर्टर्स होते हैं और को ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर आते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर होंगे, ठीक है, कैरियर प्रोटीन ये दो टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं। एक यहाँ पर हो सकते हैं एक्टिव कैरियर प्रोटीन, ठीक है, एक्टिव कैरियर प्रोटीन यहाँ पर हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं पैसिव कैरियर प्रोटीन, ठीक है। एक्टिव हो सकते हैं एंड पैसिव कैरियर प्रोटीन। एक्टिव वाले को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पंप, ठीक है, पंप। जैसे एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, तो एक्टिव में तो आता है ना सोडियम पोटेशियम पंप, पंप होगा, एटीपी यूज होगा, सोडियम पोटेशियम पंप जैसे यहाँ पर आता है, ऐसे यहाँ पे पैसिव कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखो इतना हमें समझ में आया कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ कैरियर प्रोटीन यहाँ पर होता है जो ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैरियर प्रोटीन में दो टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं, यूनिपोर्टर हो सकता है, को ट्रांसपोर्टर हो सकता है, या तो सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर साइमल्टेनियसली दो को करेंगे, दो को भी सेम डायरेक्शन में कर सकता है, अपोजिट में कर सकते हैं, ठीक है। इतना अभी हमें समझ में आया। अब थोड़ा सा और यहाँ पर अगर हम देखें, जो चैनल्स की अगर हम बात करते हैं, चैनल्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे नॉन गेटेड चैनल्स और एक होते हैं गेटेड चैनल्स, ठीक है। एक होते हैं नॉन गेटेड और एक होता है गेटेड। नॉन गेटेड का मतलब है दीज आर द ओपन चैनल्स, मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये ऑलवेज ओपन है, ये ऑलवेज ओपन रहेंगे, तो मॉलिक्यूल का ऑलवेज ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम गेटेड चैनल की बात करते हैं ना, तो गेटेड चैनल में क्या होता है, ये ओपन एंड क्लोज्ड। ये कैसे होता है, अगर गेट प्रेजेंट होगा तो ये क्लोज है, क्लोज से ये क्या होता रहता है, ओपन, ठीक है। ऐसे ओपन से क्या होता रहेंगे, क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी। देखो समझो कैसे, क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक चैनल, और वो चैनल ओपन है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और मैंने एक दूसरा चैनल यहाँ पे बनाया जिसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक गेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये गेट यहाँ पर हुआ और ये गेट ओपन, मतलब ओपन तब होगा जब इसकी जरूरत होगी, जब मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होगा तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये चैनल बंद है। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक नहीं रहा, वो ऑलवेज, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल बस ट्रांसपोर्ट करते ही जा रहे हैं। तो चैनल भी सेल में दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं और गेटेड हो सकता है। मतलब यहाँ पर गेट प्रेजेंट हो सकता है कि जब कोई इनको आके खोलेगा तब भी ये ओपन होंगे, अदरवाइज ये कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होगा। तो ये सब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा। अब एक चीज और समझना यहाँ पे, जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात यहाँ पर करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर ये भी फर्दर हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक्टिव, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एक यहाँ पर होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वन इज प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिव। अब इस चीज को समझना, प्राइमरी एक्टिव है, सेकेंडरी एक्टिव का मतलब क्या है। देखो सिंपल सा क्या होगा प्राइमरी एक्टिव में, जो अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रोटीन, इसके साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल बाइंड किया, इसने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ पे क्या किया, एटीपी को यूज किया और एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मॉलिक्यूल कहाँ से मूव कर रहे हैं, अपनी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने अभी समझा,
ठीक है। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. We can say that there is direct utilization of ATP in the primary active transport. But if we talk about the secondary active transport, then there is no direct utilization of ATP. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होती. अब इस चीज को समझना. देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी चाहिए. किसके लिए एनर्जी चाहिए? मॉलिक्यूल को लो टू हाई की तरफ मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है. अब सिंपल से देखना. अब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है. ये ट्रांसपोर्टर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को मूव कर रहा है हाई टू लो. ठीक है. हाई टू लो मूव कर रहा है. हाई टू लो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ. हाई टू लो पैसिव ट्रांसपोर्ट है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमने किया, यहाँ पे क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ. या फिर ये क्या यहाँ पर कर रहा है? डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रही है. और अभी हमने एक चीज देखा था कि जब डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है तब यहां से एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. ये होगा क्योंकि ये प्रोसेस कैसे? दिस प्रोसेस इज दिस स्पॉन्टेनियस. ये स्पॉन्टेनियस है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है. तो यहां से क्या कर रही है? एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है. एनर्जी रिलीज. अब हुआ क्या? अब इसी ये जो ट्रांसपोर्टर है, यही जो प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन. ठीक है. अब इस कैरियर प्रोटीन से यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है. बट वो मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फ्रॉम लो टू हाई. ठीक है. कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है? लो टू हाई. लो टू हाई अब ट्रांसपोर्ट करे, इसको एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी के सोर्सेस क्या है? या तो एनर्जी उसको एटीपी से मिल सकती है. ठीक है. एक तो ये सोर्स यहाँ पर हुआ है. एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है? एटीपी हो सकता है. या फिर एनर्जी का सोर्स हो सकता है लाइट हो सकती है. या फिर एनर्जी का सोर्स हो सकता है कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है. ठीक है. लाइट हो सकता है या फिर कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. या फिर हमने देखो एक सोर्स ये किया, एटीपी हो सकता है. सेकेंड, लाइट एनर्जी सोर्स हो सकता है. थर्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनर्जी सोर्स यहाँ पर बन सकते हैं. और जो फोर्थ एनर्जी सोर्स होगा वो क्या होगा कि जब डाउनहिल ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी मॉलिक्यूल, वो एनर्जी रिलीज करेगा. इस एनर्जी को ये मॉलिक्यूल अपने अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करेगा? यूज करेगा. ठीक है. तो फोर्थ एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक ही ट्रांसपोर्टर से, एक ही प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल अपने अपहिल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस एनर्जी को यूज करेगा. ठीक है. इस चीज को समझना क्या है कि जब एक प्रोटीन से दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल अगर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो डाउनहिल मॉलिक्यूल हेल्प कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को अपहिल ट्रांसपोर्ट करने में. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स हुआ वो ये एनर्जी रिलीज है जो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट से आई. इसको यूज करके वो मॉलिक्यूल अपना अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है. और जब इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है जहां पर एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? नो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. ठीक है. यहां पर होगा नो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. ठीक है. तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें सिंपल सा क्या है? एक ही ट्रांसपोर्टर, उस ट्रांसपोर्टर से एक मॉलिक्यूल डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल अपहिल. तो डाउनहिल वाला हेल्प करेगा अपहिल ट्रांसपोर्ट करने में. अब जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने देखा कि जो दो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे हमने क्या बनाया है? ये यहाँ पे एंटीपोर्टर है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्टर से सेम ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करे, तो वो सेम कि एक का डाउनहिल होगा दूसरे का अपहिल होगा, तो वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है. जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये बन जाएगा सिम्पोर्टर, क्योंकि है तो कैरियर प्रोटीन ना. तो कैरियर प्रोटीन क्या हो सकता है? सिम्पोर्टर हो सकता है. कैरियर प्रोटीन यहाँ पे एंटीपोर्टर हो सकता है. ठीक है. तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें दो मॉलिक्यूल, इसमें ऑलवेज कंडीशन है, यहाँ पर ऑलवेज दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करेंगे.
साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेशन इट कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और इट कैन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने एग्जाम्पल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप का, तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि हमने क्या बोला था, कैरियर प्रोटीन जिसमें एटीपी यूज होता है उसे हम पंप बोलते हैं। अब इन्हें पंप नहीं बोलेंगे, ये पंप नहीं है क्योंकि यहाँ पे एटीपी नहीं यूज हो रहा, ये प्रोटीन यहाँ पे पंप है, ठीक है, जिसमें एटीपी यूज हो रहा है और जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो अभी यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक सा यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिक हमने ओवरव्यू यहाँ पे देखा है। ठीक है, जब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं ना तो हम उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ते हैं, सिंपल डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ते हैं, रेट मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यहाँ पे कैरियर प्रोटीन और जो हमने चैनल्स किया, ये तो हमने एक बेसिक सा डिफरेंस देखा और क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम सोडियम पोटेशियम पंप डिटेल में पढ़ते हैं। हम जो यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसके भी हम एक एग्जांपल करते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा डिटेलिंग होता है। बट अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम मतलब मेन मोटिव था एक बेसिक क्लियर करना कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट टाइप यहाँ पे क्या होगा, और हम जब चैनल्स की बात करते हैं या फिर कहीं पर आप ट्रांसपोर्टर्स पढ़ते हो या कहीं पर आप कैरियर प्रोटीन्स पढ़ते हो तो उनका मतलब क्या है। तो जो ट्रांसपोर्टर्स है वो कैरियर प्रोटीन्स ही होते हैं, बट चैनल्स कैरियर प्रोटीन डिफरेंट है, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर सेम होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक क्लियर करना है। तो अभी कुछ यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली मूव थ्रू द लिपिड बाइलर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट रैपिडली। जैसा भी बताया था कि कौन सा मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से पास करेगा, CO2, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम। CO2 अगर हम देखें, CO2 इज नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर होगा। अमाइनो एसिड, अभी देखो यहाँ पर मैंने अमाइनो एसिड दे दिया। अभी अमाइनो एसिड हमारा पोलर भी हो सकता है, जनरली पोलर होता है, ज्वेटर आयनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, पोलर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे डिपेंड करता है साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, पोलर हो सकता है, पोलर में भी मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, वैसे जो अमाइनो एसिड्स होता है ये एम्फीटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अमाइनो एसिड एम्फीटेरिक होते हैं नेचर। एम्फीटेरिक इन नेचर का मतलब इनके पास बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, तो पोलर में हमारा क्या आता है। अब ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज जैसे अभी बताया इट इज पोलर अनचार्ज्ड, पोलर अनचार्ज्ड यहाँ पर होगा। और जो पोटेशियम है ये यहाँ पे क्या होंगे, आयंस यहाँ पर है। तो हमें पता है कि सबसे फास्टली रैपिडली कौन मूव करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ना, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, CO2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी हाइड्रोलिसिस एनर्जी किसको चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन भी वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सोडियम आयंस मूविंग आउट ऑफ द सेल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम सोडियम पोटेशियम पंप करते हैं तो वहां पर हम यही चीज देखते हैं, सोडियम की मूवमेंट आउटसाइड द सेल। तो अब सोडियम की मूवमेंट के लिए आयन को मूव करना है, एटीपी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी यहाँ पे क्या है ना, ये भी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये भी हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए, बट वो प्रोटीन एटीपी यूज नहीं करते, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का आता है, ये इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम आयंस मूविंग आउट ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, प्लस में आप लोगों को साथ में ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी कि हम ट्रांसपोर्टर्स किसे बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।